नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी की ताकत कौन नहीं जानता है। बीजेपी की ताकत से क्या आप परिचय नहीं है? क्या परिचित नहीं है लोग? विपक्ष के लोग जो एकजुट हो रहे हैं, जितने गैर भाजपाई दल हैं वो सभी एक साथ आ रहे हैं। अब तो 12 जून को बड़ी बैठक भी होनी है। खैर वो बात अलग है। लेकिन अब हम जब बिहार की 40 सीटों की बात करें तो बिहार में भी ऐसी कई सीटें हैं जहां खूंटा ठोक कर बीजेपी कहती है डंके के चोट पर कि जीतेंगे तो वहां हमें, चाहे उम्मीदवार जो हो। भले 12 जून को बैठक कर ले। देखिए आलोक, हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें बताया था कि बीजेपी के भीतर कौन कौन सी सीटों पर मंथन चलता है जहां लड़ाई बहुत कठिन है। जिसमें हमने कई सीटों की बात की थी, सीमांचल की सीटें थी, कोसी की सीटें थी, कि वहां लड़ाई कठिन मानी जाती है। ठीक है ना? तो देखिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, कोई दर्जन भर सीटों की बात करेंगे जहां बीजेपी मानती है कि वहां तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, वहां मुझे कोई हरा नहीं सकता है। और देखिए यदि हम शुरुआत करें तो शुरुआत तो पटना से ही होती है। पटना साहिब, पटना साहिब की सीट के बारे में बीजेपी की मान्यता है यह सीट तो हम ही जीतेंगे, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। अब चर्चा करने वाले लोग कह देते हैं कि बिहार की लड़ाई इतनी बड़ी है तो कहीं नरेंद्र मोदी ना आ जाए। लेकिन पटना लड़ने के लिए, पटना लड़ने के लिए ये प्रधानमंत्री की भी सीट रहा करती थी, जानकारी है। देखिए नहीं, इंद्र कुमार गुजराल ने एक बार चुनाव लड़ा था ना, तो फिर उस चुनाव का भी क्या हुआ था देखिए, बताना पड़ेगा। खैर विस्तार में बाद में करेंगे। तो नरेंद्र मोदी के बारे में यह चर्चा 2014 में भी हुई थी। लेकिन मेरी मान्यता है कि यहाँ बीजेपी का जो भी उम्मीदवार होगा वह चुनाव जीतेगा। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस की ओर गए, हार गए। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी की ओर रहे, जीतते रहे। और कुछ किया, आए नहीं गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पटना साहिब बीजेपी की सबसे सेफ सीट। अब देखिए उम्मीदवार कौन होंगे यह देखने की बात होगी। रविशंकर प्रसाद कंटिन्यू करते हैं या ऋतुराज सिन्हा जो बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी हैं वे यहाँ से उम्मीदवार होते हैं, यह देखने की बात होगी। लेकिन मैं महागठबंधन के कुछ नेताओं से भी पिछले दिनों मिला था, उनके भीतर भी पटना साहिब को लेकर यह भ्रम तो है ही और यह सही भी है कि पटना साहिब बहुत कठिन सीट है। तो वे यह मानते हैं कि देखिए यहाँ थोड़ा समीकरण बदलना होगा। कायस्थ के सामने कायस्थ को न लड़ाया जाए, इस पर भी महागठबंधन में विचार चल रहा है। क्योंकि कायस्थ के सामने कायस्थ को लड़ाते हैं तब कायस्थ बीजेपी को ही वोट दे देते हैं और फिर हमारा जो वोट बैंक है वह भी एक तरीके से इकट्ठा नहीं होता है। खैर यह प्रयोग कितना सफल होगा नहीं सफल होगा मुझे नहीं पता। अब देखिए मुजफ्फरपुर सीट की बात की जाती है। बीजेपी कहती है वहाँ भी मुझे कोई नहीं हरा सकता। 2014 में अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के नेता, दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे थे, हार गए थे। और 2019 में तो आपने देखा ही कि आरजेडी के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं था, वीआईपी को सीट दे दी गई थी। तो मुजफ्फरपुर में यह माना जाता है कि देखिए वहाँ वैश्य, वहाँ भूमियार, वहाँ राजपूत और वहाँ सहनी एक साथ हो गए तो फिर किसी और की जरूरत ही नहीं है। बाकी लोग विरोध में रहें या घर में रहें, जीत बीजेपी की ही होगी। तो उम्मीदवार कौन होगा? देखिए वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी भी शायद चुनाव लड़ना चाहते हैं और यदि उनका गठबंधन बीजेपी के साथ तय हो जाता है तो उनकी फर्स्ट चॉइस मुजफ्फरपुर ही होगी। तो मुजफ्फरपुर यदि मुकेश सहनी की फर्स्ट चॉइस होती है तो अजय निषाद जो सांसद हैं 2014 के 2019 के, उनके पिता कैप्टन जनरल निषाद भी सांसद हुआ करते थे, तो उनका क्या होगा देखने की बात होगी। लेकिन सीट नंबर 2 बीजेपी की कंफर्म सीट जहां बीजेपी मानती है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, गोपालगंज रिजर्व सीट है। गोपालगंज के बारे में भी बीजेपी की स्पष्ट अवधारणा है, गोपालगंज सीट हमारी है। एक बार लालू यादव ने भी कब्जा किया था शायद। नहीं, आप तब की बात कर रहे हैं जब उसमें रिजर्व नहीं था। रिजर्व नहीं था। साधु यादव चुनाव जीत गए थे। ये परिसीमन के पहले की बात कर रहे हैं। 2008 में परिसीमन हुआ था और 2009 में गोपालगंज की सीट आरक्षित सीट हो गई। और लालू यादव ने कभी नहीं कब्जा किया, साधु यादव ने। लालू यादव ने तो कभी गोपालगंज में कोई चुनाव ही नहीं लड़ा, ठीक है ना। चुनाव लड़ने के लिए वो सारण आए, चुनाव लड़ने के लिए वैशाली आए, चुनाव लड़ने के लिए मधेपुरा गए, चुनाव लड़ने के लिए पटना गए। तो गोपालगंज जो उनका घर है वहां कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। तो गोपालगंज का भी समीकरण ऐसा माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह देखना होगा कि गोपालगंज में भी जेडीयू के सांसद हैं आलोक सुमन। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो एनडीए में यह सीट जेडीयू के खाते में गई थी। तो अब 2024 में यहाँ बीजेपी जनक राम को उतारती है या कई और उम्मीदवार हैं संभावित,
उनके बारे में हम चर्चा तब करेंगे जब टिकटॉक की रेस की शुरुआत करेंगे। तो गोपालगंज की सीट को बिल्कुल कंफर्म मानती है। शिवहर भी बीजेपी का मानना है यह मेरी परंपरागत सीट है और यहाँ कोई हरा नहीं सकता। रमा देवी जो भी जीती, रमा देवी लगातार जीत रही हैं। हाँ, बीजेपी यह मानती है कि देखिए एक शर्त है, टर्म्स एंड कंडीशन से अप्लाई करता है कि शिवहर में महागठबंधन जो है मुसलमान उम्मीदवार उतारता है, तो फिर वहाँ मुसलमान बनाम जय श्री राम हो जाता है कि यदि महागठबंधन ने कोई अपनी नीति रणनीति बदली, जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि वहाँ लवली आनंद भी चुनाव लड़ सकती हैं, आनंद मोहन की पत्नी, वैसे चर्चा तो वैशाली को लेकर भी होती है, काराकाट को भी लेकर होती है, तो तब लड़ाई कांटे की हो सकती है क्योंकि वहाँ तब मुसलमान बनाम जय श्री राम नहीं होगा। लेकिन एक कहने वाले यह भी कहते हैं कि यदि मुसलमान और यादव ठीक से हो गए और कुछ पिछड़ी जातियों का मत मिल गया तो लड़ाई हो सकती है। लेकिन बीजेपी मानती है शिवहर सीट हमारी है। देखिए मोतिहारी के बारे में वो कंफर्म नहीं होती है, मोतिहारी में लड़ाई मानती है। मोतिहारी में इस बार देखना होगा राधा मोहन सिंह रिटायर होंगे कि बचे रहेंगे, तो मोतिहारी के बारे में, बेतिया के बारे में स्पष्ट अवधारणा नहीं है, वहाँ लड़ाई मानती है बीजेपी। वाल्मीकि नगर में भी हाजीपुर को बीजेपी अपनी सीट मानती है, मतलब एनडीए की सीट मानती है। लेकिन शर्त यह है कि चिराग पासवान साथ हो। चिराग पासवान मतलब यह रामविलास पासवान की कर्मभूमि है। चिराग पासवान बीजेपी की ओर ही जाते दिख रहे हैं। अब सीटों की संख्या पर यदि कोई बात फंस गई तो क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी की मान्यता है। वैसे ही इस बात को भी याद रखिएगा कि यहाँ रामसुंदर दास से नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान को भी चुनाव हरवा दिया था। अब देखिए मधुबनी भी बीजेपी ने मान रखा है कि यह सीट हमारी है, यहाँ तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। 2019 में भी आपने देखा कि यहाँ महागठबंधन के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं था, यह सीट भी वीआईपी को दी गई थी और बहुत बड़े अंतर से हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे, जिन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था बेटे को, अशोक कुमार यादव चुनाव जीते थे। लेकिन याद रखिएगा कि 2014 में जब यहाँ ट्रायंगुलर फाइट हुआ था तो नतीजा फंसा हुआ था और मामूली मतों के अंतर से ही जीत हार हुई थी। वैशाली बीजेपी मानती है कि चिराग पासवान रहें न रहें, वैशाली सीट हमारी है, बीजेपी की सीट है। रामा सिंह जीते, बीना देवी जीती, ठीक है, लेकिन वैशाली का जो सामाजिक समीकरण है वह भाजपा के पक्ष में है और यह सीट हम आसानी से जीत सकते हैं। अब देखिए वैशाली में एक चर्चा बीजेपी के भीतर यह भी होती रहती है कि वहाँ किसी भूमिहार को लड़ा दिया जाए और उम्मीदवार दावेदार भी दिख रहे हैं। अजित शर्मा आ गए हैं, सुरेश शर्मा है, तो ठीक है, तो क्या होगा देखिए। लेकिन यह समय की परिस्थितियों हाँ, यह सीट भूमिहारों की है नहीं, परंपरागत सीट यहाँ राजपूत ही रहते रहे हैं। और चिराग पासवान ने पिछले दिनों जाकर ताल भी ठोक कर कहा है कि वैशाली सीट हमारी है, हम लड़ेंगे, एलजेपी लड़ेंगे। और ये खबर भी है कि जो बहुत ज़्यादा खटास था चिराग पासवान और बीना देवी के बीच में, वह खटास भी अब कम हुई है। बीना देवी अभी पारस के साथ हैं, लेकिन साथ रहेंगी इसे कह पाना मुश्किल है। अब देखिए सिवान के बारे में बीजेपी का मानना है कि जब हमने इसे शहाबुद्दीन के जबरे से छीन लिया, पहले निर्दलीय ओम प्रकाश यादव जीते, फिर बीजेपी के सांसद हुए 2019 में यह सीट जेडीयू के खाते में गई, तो बीजेपी का मानना है कि सिवान तो हमारा ही रहेगा, ठीक है ना। अब उम्मीदवार कौन होगा ये अलग बात है कि वहां शहाबुद्दीन बनाम अन्य हो जाता है, तो देखना यह होगा कि महागठबंधन शहाबुद्दीन के परिवार के साथ ही जाता है, हिना साहब को टिकट मिलता है, उसामा साहब को टिकट मिलता है, या यहाँ कोई और नया प्रयोग होता है महागठबंधन की परिस्थितियों को लेकर कितने मुसलमान खड़े हो जाते हैं, ओवैसी फैक्टर कितना काम करता है, ये तमाम सारी चीजें जो है देखनी होगी। नवादा अमित शाह का गर्जे हैं, नवादा में तो कमल का फूल ही खिलेगा। हाँ, कमल का फूल ही खिलेगा। देखिए वहाँ सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह है, एलजेपी के सांसद है, पारस के साथ हैं और सूरजभान सिंह बहुत ही प्रभावशाली हैं, ठीक है ना। अब चंदन सिंह कहाँ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे? अब देखिए एनडीए में होना, कमल का फूल खिलना, अब वो दूसरा कोई निशान हो, ये दूसरी बात है, एनडीए की बात है। तो नवादा के बारे में मानना ये है कि जब से यह परिसीमन, वैसे भी वहाँ देखिए संजय पासवान हो गए थे परिसीमन के पहले भी, जब नवादा रिजर्व सीट थी, बाद में आपने देखा वहाँ भोला सिंह हुए, फिर गिरिराज सिंह हुए, अब चंदन सिंह हो गए, तो बीजेपी मानती कि यह सीट हमारी है और इसे हम फिर से फतह कर लेंगे, कोई परेशानी यहाँ नहीं है।
आरा, देखिए आरा को लेकर सबसे अधिक चर्चा होती है। अभी आरके सिंह है। आरके सिंह है, आरा को चित्तौड़गढ़ भी कहते हैं, राजपूताना भी कहते हैं। और महागठबंधन की मजबूरी ये होती है कि हमें माले को भी एक सीट देनी है। तो आरा को बीजेपी अपनी कंफर्म सीट मानती है, लेकिन आरके सिंह उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे? अभी मीना सिंह भी गई हैं। हाँ, मीना सिंह गई हैं, उनके बेटे विशाल सिंह भी लगातार घूम रहे हैं। और उधर वो भोजपुरी फिल्मों के पवन सिंह भी नितिन गडकरी के यहाँ हाथ पैर मार रहे हैं। तो ये देखने की बात होगी। लेकिन आरा सीट को गया का मिजाज भी बीजेपी अपने पक्ष में मानती है कि गया सीट हमने भले जेडीयू को लड़ने के लिए दे दिया, लेकिन गया की सीट हमारी सीट है, वहां कमल खिलना चाहिए और कमल हम खिला सकते हैं। तो गया में भरपूर संभावनाएं बीजेपी देखती है, इसमें कोई शक नहीं। बेगूसराय, लेनिनग्राड, समझे ना? गिरिराज सिंह, तो आपको पता ही है कि पिछले गिरिराज दादा कहते हैं, गिरिराज दा कहते हैं। तो आपको याद ही है कि पिछले बार कन्हैया कुमार आ गए थे, देश दुनिया की नजरें थी और कहां कहां की मीडिया वहां आई हुई थी। लग रहा था बहुत ही भीषण संग्राम है, लेकिन जीत हार का अंतर इतना बड़ा हुआ कि बेगूसराय बीजेपी के साथ ही खड़ी दिखाई पड़ी और बहुत ही बड़ा फासला था। लेकिन 2024 से परेशानी ये है, देखिए एक 70 साल की उम्र सीमा वाली बात होती है बीजेपी के भीतर। वैसे आप बेगूसराय में आप देख रहे हैं कि बेगूसराय में राज्यसभा के सांसद बीजेपी के राकेश सिन्हा, गिरिराज सिंह बनाम राकेश सिन्हा भी चल रहा है। एक आईपीएस अधिकारी को लेकर चर्चा भी चल रही है। लेकिन बीजेपी का मानना यह है कि ये बेगूसराय की जो सीट है वह हमारे प्रभाव की सीट है और वहां आपको पता है भूमियारों का बोलबाला है। देखिए बीजेपी ने बेगूसराय को तो अपना मान लिया, लेकिन मुंगेर के बारे में भी अपना नहीं मान रही है। वहां तगड़ा संघर्ष मानती है। वहां तो उम्मीदवार खोजने में ही परेशानी हो रही है। हाँ, हो रही है। मुंगेर में ललन सिंह के खिलाफ कौन लड़ेगा? ठीक है ना, ये एक बड़ी चुनौती है। दोनों जो बाहुबली हैं वे पीछे हट चुके हैं। नहीं, मुझे नहीं लड़ना है, मुझे भी नहीं लड़ना। हाँ, मुझे भी नहीं लड़ना है। दोनों को ऑफर गया था तो दोनों ही पीछे हटे हुए हैं। आरसीपी सिंह आए हैं, देखना होगा कि ये प्रयोग करेगी नहीं। अब आरसीपी सिंह आए हैं तो क्या पिछड़ा बनाम अगरा होगा, यह देखना होगा। और मुंगेर में अधिकतर जो संख्या है वो भूमियारों की है। नहीं, भूमियारों की है, यादवों की भी है। तो यादव तो महागठबंधन के साथ हैं। और देखिए ललन सिंह जो है ना वो माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। आपको पता ही है कि इधर वो जो मीट भात की पार्टी हुई, आज ही आपने नीरज कुमार से बात की थी, इसका जवाब भी मिल गया कि हमने मीट भात की पार्टी की तो आपको ऐतराज हो गया और आप 9 साल की उपलब्धि बताने के लिए पटना के होटल में मीट, मुर्गा, मछली सब खिला दिए। आप सनातनी भी कहलाते हैं। आप सनातनी भी कहलाते हैं। तो ये तमाम चर्चाएं हैं और इन चर्चाओं पर हम बने रहेंगे। लोकसभा चुनाव जितना नजदीक आ रहा है हम विश्लेषण करते रहेंगे, विश्लेषण होता रहेगा। और ये वो तमाम सीटों की चर्चा हमने की है आज इस वीडियो में, बिहार की उन तमाम सीटों को लेकर, और बताया भी है कि क्यों वहाँ बीजेपी का दबदबा है, बीजेपी क्यों ये मानती है कि वहाँ जीतेंगे तो हम ही। अब महागठबंधन के लिए चुनौती है, क्या वहाँ पर समीकरण बदलकर क्या कुछ नया प्रयोग किया जाएगा? क्योंकि इस बार नीतीश कुमार भी महागठबंधन में है, उनकी इंजीनियरिंग वाली जो बुद्धि है वो अलग ही है। अगर नीतीश कुमार भी हैं, माले भी हैं, कांग्रेस भी है, बड़ी है। हाँ, और 12 जून को पटना में बैठक होने जा रही है। लेकिन एक बड़ा फैसला यह भी होना है, कांग्रेस को कितनी सीटें हैं? 2 की 4 नहीं, देखिए कुछ लोग तो यही पूछते हैं, दो से तो बात नहीं बननी है, ठीक है। और देखिए लेकिन ये भी बात है कि गणेश जी पिछली बार 9 सीटें मिली थी, उतनी भी नहीं मिली। 9 सीटें मिली थी, 9 सीटें मिली। 11 से शुरू हुई थी बातें, 9 पर आके खत्म हुई थी, 9 भी नहीं मिलनी है। ये 9 भी तो नहीं मिलनी है। और देखिए यह तो बात स्पष्ट हो रही है ना कि यदि एका तब संभव होगा जब जहां जो मजबूत हो उसे अन्य मदद करें। देखना होगा आगे इस बैठक से क्या निकलता है और कितना फायदा होता है महागठबंधन को। लेकिन बीजेपी के लिए संघर्ष भरे रास्ते हैं, लेकिन बीजेपी मानती है कि हाँ इन जगह पर उनका दबदबा है भी। बीजेपी के पास सुपर ब्रांड है नरेंद्र मोदी। आपने देखा है पिछले दिनों संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, क्या नरेंद्र मोदी ने कहा था, आपने खूब सुना है। और आगे राम मंदिर का उद्घाटन भी होगा जनवरी में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।